नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज लेके आए हैं कथा जलियांवाला बाग की भाग 6 लेकर। और पिछले पार्ट 5 में हमने जाना दोस्तों 13 अप्रैल को जो जनरल डायर है वो 125 ब्रिटिश सैनिकों और 310 भारतीय नागरिक सैनिकों के साथ अमृतसर में फ्लैग मार्च उसने किया। हवाई जो उसके पास जहाज थे, हवाई जहाज, उससे भी उसने निगरानी शहर में रखी। और जो भारतीय वहां रह रहे थे, भारतीय लोग थे, उनके मन में भय फैलाने का उसने चेष्टा की। और अब दिन आ गया है 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का दिन आज से पूरे 100 साल पहले इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था। यानी कि 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए थे। इस नरसंहार को कवि प्रदीप ने अपनी वाणी से वर्णित किया। हम भी उनके इस प्रसिद्ध कवि में अपना स्वर मिलाएं। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। बहनों ने भी यहां लगा दी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का वह अत्यंत पवित्र दिन था। पूरे पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। 1699 ईस्वी में दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। देश धर्म पर अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले तत्पर पंच प्यारों की कथा आपने सुनी ही होगी। और वही बलिदान की कथा इस बैसाखी पर जलियांवाला बाग में दोहराई जाने वाली थी। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की घटनाओं ने ब्रिटिश शासन को 1857 की क्रांति में पड़ी करारी मार की याद दिला दी थी। इसलिए भयभीत डायर ने आज के दिन सभी बैठकों, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि सभी व्यक्ति रात्रि 8 बजे से पहले अपने घरों में ही रहें। रात्रि में कर्फ्यू लग जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू में घर से बाहर ना निकले। डायर को लगा था कि इस निषेध आज्ञा के बाद भी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जान हथेली पर रखकर देश की स्वतंत्रता हेतु जूझने वाले देशभक्त ऐसी निषेध आज्ञाओं से नहीं डरते हैं। दोपहर में 12:40 पर डायर को सूचना मिली कि शाम को 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होने वाली है। जनरल डायर यह सूचना पाकर आग बबूला हो उठा। निषेध आज्ञा की अवहेलना को उसने स्वयं का घोर अपमान माना। इस अपमान से वह तिलमिला उठा और उसने इसका बदला लेने का मन ही मन में निश्चय कर डाला। जनरल डायर के बदला लेने से पहले मैं आपको जलियांवाला बाग की जो भौगोलिक परिस्थिति है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। इस भूमि के मालिक का नाम जल्ली था, इसलिए यह जलियांवाला बाग कहलाता है। वास्तव में यह कोई बाग नहीं है, अपितु एक मैदान है जो चारों ओर लोगों के घरों की पिछली दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें आने जाने का एक ही संकरा मार्ग है। सामान्यतया इस मैदान में मेले लगते हैं या जनसभाएं इत्यादि होती रहती हैं। खाली समय में लोग इस मैदान में गप्पे लगाते हैं, मनोरंजन करते हैं या फिर विश्राम करते हैं। इसी जलियांवाला बाग में 4 बजे सभा शुरू हुई थी। सभा में 16 से 20 हजार लोग उपस्थित थे। हम क्या कल्पना कर सकते हैं। डायर तो पहले से ही अपने आदेश की अवहेलना होने के कारण जला भुना बैठा था। जब उसे 4 बजे सभा शुरू होने की सूचना मिली तो बदला लेने के लिए 90 सैनिकों एवं हथियारों से भरी हुई 2 गाड़ियां लेकर वह जलियांवाला बाग पहुंचा। बाजार से जलियांवाला बाग में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग केवल 7.5 फीट का ही था। इसलिए हथियारबंद दोनों गाड़ियों को बाहर ही छोड़कर वह 90 सैनिकों के साथ दोस्तों अंदर घुस गया। वहां उसने उन सैनिकों को अंदर आने जाने वाले संकरे मार्ग के आगे खड़ा करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब एक भी व्यक्ति बाग से बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसी स्थिति बना दी गई थी। उधर सभा चल रही थी। डायर के आने तक सभा में 7 वक्ता बोल चुके थे तथा रॉलेट एक्ट को हटाने एवं 10 अप्रैल को हुई
हिंसा के प्रति रोष प्रकट करने वाले 2 प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके थे। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। यहां से आगे की जो घटना है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। इससे पहले के जो पार्ट हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से कृपया आप उनको चेक कर सकते हैं। और इस बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।